गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग सामने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा या प्राचीन इतिहास की क्लास लूँगा। ठीक है, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए हमें 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है इसका महत्व। आखिर हम प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ठीक है। दूसरा है महत्व को जानेंगे तो कैसे जानेंगे, या तो किसी इतिहासकार से, या इतिहासकार कोई हमें बताए, या तो उसके बुकों से, या लेखकों कैसे। उनकी बुक क्या, या तो विदेशी होंगे या तो भारतीय होंगे। ये जो बुक्स हैं, ये जो इनके पास जो बुक्स हैं, ये किस आधार पे लिखा गया है, कौन से स्रोतों के आधार पे लिखे गए हैं। तो स्रोत मतलब क्या होता है, सबूत होता है। स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक और पुरातात्विक। और तीसरा है भौगोलिक क्षेत्र। देखो, किसी भी प्राचीन इतिहास को जानने के लिए इसका महत्व आखिर जानेंगे तो कैसे हम कहेंगे। इतिहास को महत्व को जानने के लिए हमें इतिहासकारों को जानना पड़ेगा। वो कौन से, विदेशी हैं कि भारतीय हैं। अगर विदेशी भारतीय हैं तो किस 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 स्रोत के आधार पे, किस सबूत के आधार पे इन्होंने किताब लिखा है, और किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है। भौगोलिक क्षेत्र को बिना जाने इन सब का वर्णन करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ये अधूरा हो जाएगा। अगर इसके साथ भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इनके पुरातत्व साहित्य स्रोत कहाँ से मिले और किस आधार पर इन बुकों को लिखा गया, इसका महत्व क्या है, इसको अपने जीवन में उतारना कैसे है, इसको आने वाले भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको पढ़ना है। तो भारत में प्राचीन इतिहास को पढ़कर वर्तमान समय में होने वाले परिस्थितियों से कैसे लड़ना है, इसके लिए हमें कहाँ सीखना पड़ेगा, प्राचीन इतिहास से सीखना पड़ेगा। इस 4 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इस 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम शुरुआत करते हैं। आइए पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास का क्या मतलब। प्राचीन इतिहास का मतलब है सभ्यताओं की खोज, एक नई सभ्यता का निर्माण। पुरानी सभ्यताएं कैसे होते हैं, उन सभ्यताओं से कैसे कैसे बदल के आज वर्तमान समय में सभ्यताओं का विकास हुआ है, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ है। इसलिए अगर हमें देखना है प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास को हम 2 पॉइंटों के आधार पर देखते हैं। पहला, वो पढ़ेंगे हम लोग किस पे, 4 बिंदुओं पे पढ़ेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे, उसका महत्व, बुक्स, स्रोत और उसका भौगोलिक क्षेत्र। उसको जानने से पहले हम इसका सिनॉप्सिस बनाते हैं। हम कैसे किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कैसे किसी सब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, इतिहास को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भूगोल के तरीके से कैसे किया जा सकता है। पहला, विश्व प्राचीन इतिहास। प्राचीन मतलब क्या, भारत का हो सकता है, विश्व का भी हो सकता है। तो विश्व में प्राचीन सभ्यताओं की खोज। खोज, इसके 2 पॉइंट को देखना है। पहला, क्यों क्यों किया जा रहा था, और दूसरा कहाँ किया जा रहा था। क्यों और कहाँ। कब ज़्यादा दिमाग में नहीं रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन कब होना चाहिए। कब का इतिहास का मतलब है कब, कब कब ऐसा घटनाएं कब कब घटित हुई हैं, क्यों, कहाँ और कब। इसका अगला पॉइंट रहेगा ये कब किया जा रहा था। इसको सबसे पहले कर देते हैं। सभ्यता की खोज कब की जा रही थी, क्यों की जा रही थी और कहाँ की जा रहे थे। कब की जा रही थी, क्यों किया जा रहा था और कहाँ किया जा रहा था। इसी के आधार पर देखना है भारत के, ये विश्व की सभ्यता है और भारत की प्राचीन सभ्यता। ठीक है, भारत की सभ्यता को देखेंगे
कब, क्यों और कहाँ, वही टॉपिक इसमें भी चलेगा। कब, क्यों और कहाँ, इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप पूरे विश्व से प्राचीन सभ्यताओं की तुलना कर सकते हैं। आने वाले समय में प्राचीन काल से मध्यकाल, मध्यकाल से वर्तमान काल तक या आधुनिक काल तक, आधुनिक काल के बाद आधुनिक काल का अध्ययन करते हुए हम आज़ादी के बाद के भारत का अध्ययन करेंगे, जिससे वर्तमान समय की परिस्थितियों के आधार पर हम देश की एकता अखंडता को देख सकते हैं, कितनी आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, समाज में कैसे 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 परिवर्तन होने के बाद ये भारत आज एक अखंडता के रूप में विद्यमान है। यहाँ के संस्कृति इन विविधताओं का देश, कई विविधताएं हैं, विविधताओं में एकता को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका तुलना करेंगे। कहेंगे कब की जा रही थी, कहेंगे 15वीं सदी में की जा रही थी। कहेंगे क्यों की जा रही थी, पुनर्जागरण के कारण की जा रही थी। कारण की जा रही थी, कहाँ किया जा रहा है, इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मैप। देखो, अगर आपको ज्योग्राफी का मैपिंग नहीं आता है फिर इतिहास पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक है, एक मिनट। अगर आपको मैपिंग नहीं आता है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। अगर याद करेंगे तो फिर डेट ये सब का टाइम लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे अच्छा आपको मैपिंग थोड़ा सा मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे लैंग्वेज देते हैं, कैसे इसको क्रमबद्धता में अध्ययन करते हैं, इसके निष्कर्ष निकाल के कैसे अपनी भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बस यही इतना चीज़ जानना है। अगर इतना जान गए फिर आपको इतिहास एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। फिर आपको लगेगा इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी उपयोगिता इतनी अधिक क्यों है। ठीक है, तो देखिए ये पुनर्जागरण और ये 15वीं सदी में, कहेंगे 15वीं सदी में इसकी कब की जा रही थी, 15वीं सदी में की जा रही थी। क्यों की जा रही थी, क्योंकि पुनर्जागरण काल के कारण, पुनर्जागरण के कारण। कहेंगे पुनर्जागरण आखिर है तो क्या है, कहेंगे इसमें पोप के शासन को चुनौती, धर्म का प्रभाव को कमी, तथा शिक्षा का विकास, तकनीक का विकास, नए लोगों से जैसे मिलते नहीं है। कहेंगे तकनीक का विकास, शिक्षा का विकास और धर्म का प्रभाव कम होना और अधिकारों का विकास। इन सब कारण से क्या है, पुनर्जागरण काल है। कहेंगे धर्म का प्रभाव कम क्यों हो रहा था, शिक्षा का विकास कैसे बढ़ रहा था, तकनीकी विकास कैसे बढ़ रहा था, अधिकारों का विकास क्यों हो रहा था, लोग अधिकार क्यों मांग रहे थे, क्या हो सकते थे अधिकार को मांगने की। ये सब जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सभ्यता। सभ्यता पढ़ने के लिए हमें इतिहास में, हमें विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें एक सिनॉप्सिस बनाना है। इसके कारण से इसको खोजा जा रहा था, क्योंकि ये सब आया तो इसके कारण से इसके सभ्यता क्यों खोजी जा रहे थे। कहेंगे धर्म के प्रभाव को कम करना है तो धार्मिक ग्रंथों को गलत सिद्ध करना पड़ेगा। धार्मिक ग्रंथों में लिखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति, यहाँ पे मानव का विकास ईसा मसीह के जन्म के कारण ही हुआ है। जहाँ से ईसा मसीह के जन्म हुआ था, ईसा का जन्म हुआ, वहीं से पृथ्वी की शुरुआत हुई है। और जो ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ये सब किसमें लिखा था, धर्म के उसमें कहा गया था, धर्म का खंडन गैलीलियो ने एक किया। देखो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तभी समझ में आएगा। अभी इसमें खाली हम लोग का एक दिमाग में आना चाहिए विश्व की प्राचीन सभ्यता की खोज क्यों की जा रही थी। इसको यहाँ धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए ये कहा गया कि धर्म में जो जो जगह का अध्ययन किया गया, जो जो जगह के बारे, जो जो जगह का उल्लेख किया गया है, वहाँ पे क्या जो धर्म में कहा गया सबसे पहले ये आए, ईसा मसीह पहले, इसके पहले कोई प्रजाति थी ही नहीं, किसी मानव का विकास हुआ ही नहीं था, कोई मानव पैदा ही नहीं हुआ था। तो इस आधार जो धर्म ग्रंथों में लिखा था वहीं वहीं इसकी खोज की जाने लगी। इसके खोज के चक्कर में नई नई सभ्यताओं का विकास होने लगा। ठीक है, धर्म का प्रभाव को कम करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं लोकेशन पे, मैपिंग देखते हैं।
देखो सेम टू सेम यही कहानी यहाँ पे भी चलेगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट, आपको इसका सिनॉप्सिस देखो। ऐसे एक बार दिमाग में गया कि नहीं, कब, क्यों और कहाँ। कहेंगे विश्व में प्राचीन सभ्यता की खोज 15वीं सदी में की जा रही थी। पुनर्जागरण के काल के कांड किए जा रहे थे, जिसके अंतर्गत धर्म के प्रभाव को कम करना था, पोप के शासन को खत्म करके अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना था। इसके लिए तकनीकी और शिक्षा का विकास किया जा रहा था। इन सब कारणों से धर्म ग्रंथों में उल्लेख स्थानों को गलत सिद्ध करने के लिए नई नई सभ्यताओं की खोज की जा रही थी। अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए फ्रांस और जर्मनी, ये दोनों क्या, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, ये दोनों आपस में अपने अपने देश को वर्चस्व, अपने आप को महान दिखाने के लिए नई नई सभ्यताओं की खोज की जा रही थी। अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए किसकी सभ्यताओं की खोज की जा रही थी। ठीक है, इन सब कारण से इसका सभ्यताओं की खोज कहेंगे कहाँ कहाँ किया जा रहा था। इसको अभी हम लोग देखते हैं मैपिंग पे। देखो भारत की सभ्यता को हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। अभी पहले विश्व के सभ्यता, क्योंकि विश्व से ही भारत में बाद में होता है ना, विश्व में सबसे पहले होता है। देखो एक मैपिंग बनाते हैं, मैप। इससे तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनेगा, सोचने की क्षमता का विकास हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखो ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है हिंद महासागर, ये है प्रशांत महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। छोड़ो आगे चल, नहीं पढ़ना। ये भी क्या है, प्रशांत महासागर। महासागर ऐसे पृथ्वी गोल गोल घुमा हुआ ना, जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से। ये है भूमध्य सागर, ये अरब, ये है लाल सागर, ये है लाल सागर। ये अरब सागर। क्योंकि ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरब सागर, फारस की खाड़ी है ये वाला, ये बंगाल की खाड़ी है। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको हम लोग पढ़ेंगे। में से फारस की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये प्रशांत महासागर, ये इतना इतना आपको ध्यान में रखना है। देखो ये है यूरोप, और ये है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अब देखिए पुनर्जागरण काल कहाँ पे आया, कहेंगे इटली में पुनर्जागरण काल आया है। कहेंगे इटली में ही रोम है। रोम में किसका शासन था, पोप का शासन था। पोप के शासन का कहा, इसी पोप के शासन पूरा यूरोप किसके अंडर में था, इटली के अंदर। एक छोटा सा देश रोम, एक छोटा सा देश है, सबसे छोटा देश रोम। इसकी एक सिटी वेटिकन सिटी, विश्व की सबसे छोटी सिटी। ठीक है, इतना छोटा सा देश पूरे यूरोप पे कब्जा किया हुआ था, धर्म के कारण, धर्म के प्रभाव के कारण। इसलिए धर्म का प्रभाव कारण कम क्यों हुआ, कहेंगे कहेंगे व्यापारियों के आवागमन के कारण। कहेंगे व्यापारियों का आवागमन यहाँ अधिक क्यों हो रहा था, कहेंगे किसके नहरों का विकास, जल मार्गों का विकास हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये नहीं हुआ था। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से फिर ऐसा ऐसा करके हुआ था। एक मिनट, ऐसे करके ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा ऐसा करके हुआ था।
और यहाँ से स्थल मार्गों का विकास हुआ था। ऐसे स्थल मार्ग आए थे यहाँ से लेके, यहाँ से यूनान है, यूनान से होते हुए ऐसे ऐसे करके स्थल मार्ग का विकास हुआ था। ऐसे चीन तक चला गया था, चीन से भारत में चला आया था। भारत में इसको दक्षिणापथ कहते हैं, इसको उत्तरापथ कहते हैं, इसको चीन का सिल्क रूट कहते हैं। ऐसे मंगोलिया में चला गया था। ये वाला जो है ना, ये वाला क्षेत्र, इसे सिल्क रूट का चौराहा कहा जाता है, इसलिए इसको कई रूटों में मिला हुआ था। ये रूट हर जगह चले जाते थे, इसलिए इसको सिल्क, यहाँ से सिल्क का उत्पादन होता था। सिल्क के कारण से ही यहाँ से लेके यहाँ तक इसका व्यापार होता था। इसी यहाँ से व्यापारी यहाँ जाते थे, यहाँ के व्यापारी जाते थे, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यापारी, यूरोप के व्यापारी, इसके बाद अरब के व्यापारी, सभी व्यापारी इटली में इकट्ठा होते थे। इसलिए व्यापारियों के आवागमन के कारण यहाँ पे आर्थिक स्थिति डेवलप होने लगी। शिक्षा का, क्योंकि आ रहे थे तो अब उनको लिखना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबका हिसाब किताब रखना रहता है। हिसाब किताब के चक्कर में शिक्षा का विकास होने लगा, नई नई तकनीकों का विकास होने लगा। धर्म का प्रभाव अब कम करना था, क्योंकि पोप को जो राजा थे वो आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहे थे। उनको लग रहा था हम लोग सब कमा हम लोग रहे हैं, और दे किसको रहे हैं, पोप को। उन्होंने कहा पोप को हम लोग नहीं देंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसको हम लेंगे, और इसका फायदा हम पोप को नहीं देंगे। इसके लिए पोप का विरोध करना चालू किया, धर्म का प्रभाव को कम करना चालू किया, शिक्षा का विकास करना चालू किया, नई नई भाषाओं को सीखना चालू किया, लोगों से मेल मिलाप बढ़ने लगा। इसलिए पुनर्जागरण काल आया। पुनर्जागरण काल के कारण से ही क्या हुआ, नए नए मार्गों की खोज होना चालू हुई। यहाँ पर तुर्की साम्राज्य का उदय हो गया। तुर्की साम्राज्य का उदय होने के कारण, इस क्षेत्र में तुर्की साम्राज्य का उदय हो गया। तुर्की साम्राज्य का उदय होने के कारण क्या हुआ, यहाँ से पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने किसकी खोज की, नए 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 मार्गों को। यहाँ पे लोग इस धर्म के लिए लड़ रहे थे, ये नए मार्गों को खोज कर रहा था। इसके अलावा हम इन लोग से पावरफुल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बाहर निकल जाते हैं, बाहर करके अपना व्यापार करते हैं। तो इसके पुर्तगाली सबसे पहले खोज की, तो भारत को खोजना चालू किया। इन्होंने कहा यहाँ से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टर्की एम्पायर है, तुर्की एम्पायर। ये लोग क्या कर, यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, शुल्क चुंगी देना पड़ता था, और लूट मार की संभावना सबसे अधिक रहती थी। इसलिए नए मार्गों को खोज की जाने लगी। नए मार्गों को खोज करने के लिए सबसे पहले कौन आया, कोलंबस। कोलंबस ने किसका खोज कर दिया, अमेरिका का, 1990 किसमें था, 1492, 1492, और 1498 यहीं से फिर आया वास्को डी गामा। वास्को डी गामा यहाँ भारत की खोज कर दिया। वास्को डी गामा ये कहाँ पे है, ये है कालीकट। कालीकट इधर से नए समुद्र मार्गों को खोज की जाने लगी। नए समुद्र मार्गों को खोज के जाने, लोग पहले कहते, धर्म में लिखा था समुद्र को क्रॉस करना नहीं चाहिए, समुद्र ये अंध महासागर के नाम से लिखा हुआ था। क्योंकि जब इसको खोज किया गया तो लोगों को लगा अच्छा जो धर्म में लिखा गया, जो धर्म ग्रंथों में लिखा गया है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उसमें सत्यता तो है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। इसलिए क्योंकि धर्म ग्रंथों का उपयोग पोप कर रहे थे, इसका उपयोग करके वो अपने आप को उच्च दिखा रहे थे और सबको निम्न दिखा रहे थे। इसलिए धर्म ग्रंथों का प्रभाव कम करने के लिए ये नए नए मार्गों की खोज की जाने लगी। जब नए नए मार्गों की खोज की जाने लगी तो लोग अपने आप को अस्थायी, और जब नए मार्गों की खोज हो गई तो अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए जाने लगे। जब उपनिवेश स्थापित किए जाने लगे, लोगों की आर्थिक, यूरोप की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी। जब यूरोप की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी तो ये इंग्लैंड है। यूरोप की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगी तो इंग्लैंड अलग अपने आप को वर्चस्व स्थापित कर रहा था, जर्मनी अपने आप को अलग स्थापित कर रहा था, फ्रांस अपने आप को अलग स्थापित कर रहा था। तो ये तीनों आपस में क्या अपने आप को वर्चस्व में अपने आप को महत्वपूर्ण पावर शक्ति दिखाना चाहते थे। इससे इन्होंने नई नई सभ्यताओं की खोज करना चालू किया। इन्होंने कहा कि फिर क्या धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ईसा मसीह से पहले कोई था ही नहीं, इसके बाद ही सब आए हैं। इसका मतलब अगर अगर ऐसा नहीं था तो इसमें तो ये भी लिखा था कि ये जो समुद्र मार्ग है ये अंध महासागर, इसके बाहर कोई स्थल ही नहीं है। तो हम लोग नए नए स्थलों की खोज किया, अमेरिका खोज कर लिया। इसका जो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ वो सत्यता सही नहीं, पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो इसका मतलब जो उसमें लिखा है ईसा मसीह से पहले कोई मानव थे नहीं, इसका मतलब मानव थे। तो कैसे खोजेंगे, तो इसके लिए खोज करना चालू कर दिया। जब खोज करना चालू किया तो सबसे पहले इस खोज के संपर्क में आया, यहाँ पे एक नदी है, नील नदी। नील नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता को मिस्र की सभ्यता का नाम दिया गया। ठीक है, देखो अफ्रीका को मिटा देता हूँ।
ये कौन सी सभ्यता है? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, कहेंगे मिस्र के देश है, मिस्र देश का नाम से होने के कारण से मिस्र की सभ्यता कहा गया। ये कौन सी नदी है? नील नदी है। यहाँ पे दो नदी है, दो नदियों का उद्गम हो, दो नदियों को उद्गम है, यहाँ पे सभ्यताओं का विकास हुआ, इसे कहा गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, ये दो सभ्यताओं की खोज हुई। अभी हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई। अभी इन दो सभ्यताओं का जब खोज हुआ तो कहा ये सभ्यता की खोज लगभग 1840 में किया गया और इसके 1799 ईस्वी में किया गया। इसमें कहा गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, देखो यहाँ से पहले जब धर्म ग्रंथों में लिखा था कि ईसा मसीह के जन्म जब पहली सदी में हुआ था तो यहीं से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। आज हम लोग कहाँ हैं? 21वीं सदी में है। 2000 कितना चल रहा है? 2025 चल रहा है ना, तो 2026 देखो 21वीं सदी में है। तो अगर 21वीं सदी में है हम लोग, और नहीं 21वीं सदी में, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ईसा मसीह के जन्म के कारण हुई है। लेकिन जब ये खोजा गया तो ये तो बहुत पुराना निकला। इनने कहा ये तो आज हम लोग 2000 साल आगे चल रहे हैं, ये तो 4000 साल पीछे है। 4000 से लेके 3500 साल पुराना है, पुराना। अब कहा गया कि अब इसके पहले जो खोज की, इसका मतलब पहली सदी शुरुआत नहीं हुआ है, इसके पहले भी सभ्यताओं का विकास था। ईसा मसीह के जन्म के पहले कौन कौन सभ्यताओं का विकास पहले से ही चला आ रहा है। इसका मतलब जो धर्म ग्रंथों में लिखा वो सत्यता नहीं, वो पूर्ण सत्य नहीं है। इस आधार पर कहा गया कि अगर 400 साल 4000 साल पुराना है तो अब इसको लिखेंगे कैसे? कहेंगे तब इसीलिए आया ईसा पूर्व, ईसा पूर्व और इधर ईस्वी। कहेंगे अगर ईस्वी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के पैदा होने के पहले जो सभ्यताओं का विकास हुआ था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है। इनके बाद जो सभ्यताओं का विकास हुआ उसे ईस्वी कहा जाता है। आज हम लोग ईस्वी में जी रहे हैं। इसके पहले जो पुराना था उसे ईसा पूर्व कहा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। अब देखो 4000 से आएंगे, 3000, 3000, 2 फिर 0 1 तक पहुंचे, फिर 1 से 2 3 4 से 2000 तक चालू होगा। तो इसका मतलब ये सभ्यता कितनी पुरानी है? 4000 साल पुरानी है, लगभग 3500 साल पुराने। आज से लगभग, आज से जोड़ेंगे तो कितना? 4000 या 2000, 4 2 6000 साल पुरानी हो गई। लगभग कितना होगा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक? इसका मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता की शुरुआत 6000 साल पुरानी, और धर्म ग्रंथों में उल्लेख किसका मिला? सिर्फ 2000 साल का। इसका मतलब 4000 साल में काउंट ही नहीं, 2000 साल पुराना है। मतलब 6000 साल से पुराना कौन सा? सबसे पहले सभ्यता कौन से थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके बाद मिस्र की सभ्यता। अभी हम जब भारत की सभ्यता पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो इसके बाद 1921 में खोजा गया ये वाला, कौन से? सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और 1921 में यहाँ पे भी खोजा गया, एक था इसको ना, हांगो नदी है। हांगो नदी के कारण यहाँ पे एक पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी का इसका पानी पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीली सभ्यता कहा जाता है। पीली सभ्यता से चीन की जानकारी मिलती है। चीन की जानकारी मिलती है। और इसके साथ साथ एक सभ्यता यहाँ पे है जिसको कहते हैं इंका या एज़टेक सभ्यता। इंका सभ्यता, ठीक है, ये सबसे अलग है। ये जंगलों में इसका जंगलों में विकास हुआ है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखो ये सब नदियों के, यहाँ नील नदी है, यहाँ पे दजला और फरात नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे हांगो नदी है।
इन नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यता को नगरीय सभ्यता के रूप में परिवर्तित हुआ है। कहेंगे नगरीय सभ्यता क्यों बनी, यही क्यों बना, यहाँ क्यों बना और यहाँ क्यों बना, इस क्षेत्र में क्यों नहीं 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 बना, इसका हम जो अध्ययन करने लगेंगे तब बात करेंगे। अभी तो हम लोग सिनॉप्सिस देख रहे हैं, दिमाग में कैसे सोचते हैं, कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं, कैसे ये किससे जुड़ा हुआ है, सब सिल्क रूट से जुड़े हुए हैं, ये भी और ये भी, इन सब चीज़ों किससे जुड़ा हुआ है, इस सिल्क रूट से जुड़े होने के कारण से नगरीय सभ्यता का विकास हुआ है। क्या सिल्क रूट के कारण ही हुआ है, कहेंगे ऐसा नहीं है। किसी भी देश में नगरीय सभ्यता का विकास होने के लिए दो कंडीशन होने आवश्यक है। किसी भी देश का नगरीकरण, एक परिवहन के साधन, और दूसरा तकनीकी। परिवहन के साधन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थल, एक होता है जल, एक होता है नभ। और तकनीकी तो शुरुआत से स्टार्टिंग में आज AI आ गया, कंप्यूटर का ज़माना आ गया, आज तो हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ से, क्योंकि जब हम लोग प्राचीन सभ्यता पढ़ेंगे यहाँ क्या होगा, यहाँ नभ नहीं होगा, क्योंकि उस समय वायुयान की खोज नहीं की गई थी। यहाँ पे सिर्फ दो परिवहन के साधनों को देखना है, एक तो जल मार्ग को, एक स्थल मार्ग को। इन सब का विकास का कारण स्थल मार्ग और जल मार्ग है। स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग को इन सब विकास की धमनियाँ कहा जाता है, क्योंकि स्थल मार्ग थोड़ा कठिन थे और दूरी भी थी, और यहाँ पे लूट मार और डकैती की संभावना सबसे अधिक रहती थी, इससे जल मार्गों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता था। इस जल मार्गों को इन सभ्यताओं की, इन नगरीय सभ्यताओं की धमनियाँ कहा जाता है। ठीक है, इतना दिमाग में आया? अगर इतना दिमाग में आया हो तो मैं आगे वाला कॉन्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, फिर देखिए कैसे करते हैं। फिर देखो, अभी एक सिनॉप्सिस बना, अभी आपने पढ़ा एक सभ्यता, ये सभ्यता, ये सभ्यता, ये सभ्यता, इन सभ्यताओं का नगरीकरण हो। कहेंगे नगरीकरण कैसे सिद्ध करेंगे, आज को अभी देखते हैं। पहले हम लोग विश्व की सभ्यता देखे थे। विश्व की सभ्यता में क्या है, ये की सभ्यता, ये की सभ्यता, ये की सभ्यता और ये की एक सभ्यता, ये तो भारत की सभ्यता है। हम लोग भारत की सभ्यता पढ़ेंगे तो अभी देखते हैं फिर कैसे करते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिखे ना, अगर नहीं लिखे तो पीछे बैक करके वीडियो अपना स्क्रीनशॉट मार लेना। देखो, एक बार दिमाग में इमेज बैठ गया, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन कैसे हो रहा था, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन होने के लिए आर्थिक परिवर्तन होना आवश्यक है। अगर आर्थिक परिवर्तन नहीं हो रहा, सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा। तो आर्थिक परिवर्तन हो रहा तो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो उसका प्रभाव अधिक दूसरा पड़ने लगता है। तो अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक विश्व की सभ्यता, अब देखेंगे भारत की सभ्यता। ठीक है, विश्व की सभ्यता और विश्व की सभ्यता हम लोगों ने देखा कौन कौन सी सभ्यता थी। एक थी मिस्र की सभ्यता और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता, और कौन था, इंका सभ्यता, और एक पहली सभ्यता। यही देखे है ना, सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पहले इसका खोज किया गया, फिर इसका, फिर इन लोगों का खोज किया गया। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, ये वाली 4000 साल से 3500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझ गए ना, ईसा मसीह के पूर्व को पैदा होने के कारण से इसे क्या किया गया, ईसा पूर्व। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये सब इसके बाद की सभ्यताएं हैं। ठीक है, अब आइए भारत में देखते हैं। ठीक है, भारत में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, भारत की प्राचीन सभ्यता। भारत की प्राचीन सभ्यता,
इसको 3 चरणों में देखते हैं। एक है शुरुआती चरण, एक है इसको हम लोग वास्तविक क्रांति का चरण, और आज़ादी के बाद का चरण। ये लगभग शुरुआती चरण 1861 से लेके लगभग कितना था 1900 तक है। इसमें सबसे प्रमुख चरण, इसमें मेन प्रमुख होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। विभाग की स्थापना की, इसलिए इनको पुरातात्विक विभाग का जनक भी माना जाता है। पुरातात्विक विभाग का जनक। समझ लेना, पुरातात्विक विभाग का जनक, जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की 1961 में किया था, 1861 में, सॉरी 1861 में किया था। इसके बाद 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के पलावरम नामक जगह पर पुरातात्विक के प्रथम औजारों की खोज कर दी। जिसे भारतीय इतिहास की दिशा को ही बदल दिया। भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। इनको क्या कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत के पुरातात्विक साक्ष्यों का जनक माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों का जनक। पुरातात्विक साक्ष्यों का जनक भी कहा जाता है इनको। पुरातात्विक विभाग का जनक कौन, स्थापना किसने किया था, अलेक्जेंडर ने। इन्होंने किसके औजारों की खोज की, जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों की क्या है, इन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक खोज किया था, जिससे प्रथम मानव द्वारा बनाए गए हथियारों की खोज की, जिसे चॉपर चॉपिंग संस्कृति का नाम दिया इन्होंने इसको, चॉपर चॉपिंग या टिंगारी ऐसा गणासा कहते हैं उसको। ठीक है, आगे वास्तविक क्रांति कब होती है, अब हम लोग देख रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, पढ़ने का तरीका कुछ अलग होगा, उसको हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। वास्तविक क्रांति का चरण कब आता है, 1921 में। कौन थे, अकालदास बनर्जी थे या दयाराम साहनी थे, तो दो लोग थे, दयाराम साहनी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और ये 1922 में 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो साइट की खोज की। इन दोनों खोजों के कारण पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक, पुरातात्विक
विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने कहा कि भारत में एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ है जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। कहा कि भारत में एक ऐसी सभ्यता की खोज की गई है जो मेसोपोटामिया और मिस्र के समकालीन थे। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के समकालीन थे। समकालीन थे, यहीं से क्या है, तभी ये कहा कि इसके समकालीन है। इसी से कहा गया, इन लोगों ने कहा जो पश्चिमी सभ्यता के इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है? मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, जब इसका विकास हो गया तो यही लोग जाके हड़प्पा सभ्यता में रहने लगे। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है, भारतीयों द्वारा नहीं किया गया है, ये तो विदेशियों द्वारा किया गया है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, जो मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ है ये आर्यों ने किया है। तो आर्यों ने ही कहाँ जाके किया है? हड़प्पा सभ्यता में इसका विकास किया है। इन सब कारणों से क्या अपने आप को उच्च दिखा रहे थे। तो देखो, आज़ादी के बाद का जो चरण था ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला खोज हुआ था लोथल, इसको किया था, उनका नाम था एस.आर. राव। एस.आर. राव ने लोथल बंदरगाह की खोज की थी, बंदरगाह या पत्तन, लोथल पत्तन की खोज की थी। और दूसरे थे बी.के. थॉपर, जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा खोज की थी। और इसके साथ साथ जेपी जोशी और कौन था, ईएसपी बिष्ट, धौलावीरा की खोज की थी। जिसको यूनेस्को की सूची में डाला गया है। सूची में डाला गया है। देखो, अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम लोग उसको पहले इसको मैपिंग पे देखेंगे, इन साइट्सों से क्या क्या मिला है, इनसे क्या मतलब है, इसको खोज के हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, इसकी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन इन आधार पर कैसे सिद्ध करेंगे, इस सबको अभी हम लोग क्या है अब तो जानेंगे। अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं, कैसे सोचना है, किस तरीके से सोचना है। वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो राखी गढ़ी वर्तमान या 2018 से में खोजी गई। इसमें राखी गढ़ी में कहा जा रहा है, इसके दो चीज़ के इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला इसका क्षेत्र और दूसरा इसका डीएनए टेस्टिंग और कार्बन डेटिंग। क्षेत्र इसका जो है 500 हेक्टेयर। डीएनए टेस्टिंग से पता चला है कि ये जो है इसके यहाँ से कोई आर्य वार्य नहीं आए थे। इनके डीएनए टेस्टिंग से पता चला है कि यहाँ के जो लोग थे, जो मूल निवासी थे, इनके हड्डियों से, इनके डीएनए से टेस्ट किया गया कि कोई विदेशी नहीं थे, ये कोई आर्य लोगों ने आगे इसका विकास नहीं किया था। इसको भारतीय लोग थे या भारत के मूल के लोग थे, इन्होंने इसको स्वतंत्र रूप से विकसित किया था, ना कि किसी मेसोपोटामिया की देन थी। मेसोपोटामिया के लोग आके भारत के हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं किया था, इसको इन्होंने खुद किया था।
ठीक है। कार्बन डेटिंग से ये पता चला कि ये सभ्यता जो है 8000 ईसा पूर्व साल पुरानी है। अब ये कहा जा रहा था 6000 साल पुरानी तो मेसोपोटामिया सभ्यता थी, अब ये कब के है 8000 साल पुरानी। इसका मतलब सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी हो गई, हड़प्पा सभ्यता हो गई। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता हो गई जो भारत की सभ्यता है। अब लोग इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी इस पर ज्यादा बहस नहीं चल रहा है, लेकिन ये इसका जो क्षेत्र है ये विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया है, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता का जो क्षेत्र था उससे भी बड़ा हो गया। और भारत में जो मोहनजोदड़ो का मेट्रोपॉलिटन सिटी था, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी ये कहाँ था, मोहनजोदड़ो में। कहेंगे ये कैसे बना, इसको हम लोग बाद में जानेंगे, पहले इतना जान लो। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी था मोहनजोदड़ो का, उससे भी अधिक बड़ा है ये, इसका क्षेत्र अधिक विस्तार में है। कहेंगे इसका विस्तार अधिक है, इसका मतलब उससे ज़्यादा डेवलपमेंट था। कहेंगे इसके उससे ज़्यादा डेवलपमेंट था, कहेंगे हाँ, तो कहेंगे कैसे, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा ना लोकेशन कहाँ है। मैपिंग हम लोग जब देखेंगे कि किस कारण से इसके क्षेत्र में विस्तार हुआ, किस कारण से यहाँ के कार्बन डेटिंग से 8000 साल पुरानी वस्तु किस कौन कौन सी वस्तुएं मिले, किस आधार पर सिद्ध किया जा रहा है। और कार्बन डेटिंग से सिद्ध किया जाता है। और डीएनए टेस्टिंग हमें कैसे पता चला कि यहाँ के मानव कोई आर्य नहीं आए थे, यहीं के लोगों ने इसका विकास किया था, इसको स्वतंत्र रूप से किया था। ठीक है, इन सब चीजों को अभी वर्तमान का ये परिप्रेक्ष्य है, अब इसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी सबसे पुरानी सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता ही माना जाता है। यही लोग कहते हैं यहाँ जो मेसोपोटामिया के लोग थे वही लोग जाकर हड़प्पा सभ्यता का विकास किए हैं, भारत में इतना दम था ही नहीं। ऐसा वो लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा थोड़ी ना सोचेंगे, हम लोग कैसे अपने हिसाब से सोचेंगे। अब उसको लैंग्वेज देना रहेगा तो कैसे दोगे, भारतीय सभ्यता का विकास कोई क्रमिक विकास नहीं है, ये कई कई से आने वाले इसके विकासवादी कई चरणों में इसका विकास हुआ है, कोई त्वरित विकास नहीं है। इसको देखो ऐसा ऐसा करके अब इसको लैंग्वेज देने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं देखो छोटे चरण में कैसे कहेंगे, देखो देखने के लिए क्या लैंग्वेज बनाना थोड़ा सा आसान होना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले इसको पहले, क्योंकि भारत की प्राचीन सभ्यता की शुरुआत का वास्तविक का शुरुआती चरण में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की, जिससे इसको खोज को महत्व प्रदान किया जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट्स कौन है, ब्रूसफुट ने मद्रास के पलोरन क्षेत्र से प्राचीन 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 औजारों को खोज कर ये सिद्ध कर दिया है कि भारत के जो सभ्यताएं थी, जो भारत में मानव का विकास होना चालू हुआ, ये बहुत प्राचीन प्राचीन था, लेकिन नगरीय सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। लेकिन इसकी वास्तविक क्रांति के रूप में, वास्तविक क्रांति का चरण को देखा जाए तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वहीं दूसरी तरफ 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की। इन दोनों के आधार पर पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। उन्हीं को इसके बाद भारत के आज़ादी के बाद में भारत द्वारा इसको खोज पुरातत्व सर्वेक्षण के आधार पर इसकी खोज की जाने लगी। जैसे एस.आर. राव ने लोथल बंदरगाह की खोज की, वहीं बी.के. थॉपर ने कालीबंगा की खोज की, तथा जे.पी. जोशी और बिष्ट ने धौलावीरा की खोज की, जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो राखीगढ़ी एक महत्वपूर्ण साइट है, जिसके अंतर्गत इसके क्षेत्र में 500 हेक्टेयर का मेट्रोपॉलिटन सिटी को देखा गया है। और डीएनए टेस्टिंग से यह भी सिद्ध किया गया है कि भारत में जो इसको हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, कोई विदेशी नहीं थे, भारतीय थे। तथा इसके कार्बन डेटिंग से ये भी सिद्ध कर दिया गया है कि सबसे पुराना विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता का विकास भारत में हुआ है, न कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता में हुआ है। बस ऐसा इसको सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, अब एक सिनॉप्सिस बनाते हैं पढ़ने का तरीका। पढ़ने के तरीके के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो शुरुआत तो हम लोग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। कहेंगे इसका प्रथम चरण, कहेंगे इसमें प्राथमिक चरण कौन सा है, पाषाण काल। पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, पाषाण काल से नव पाषाण काल, नव पाषाण काल से सिंधु घाटी
भैया हम्म। अंडा कड़ी बन जाए, हाँ। थोड़ा जल्दी करें। अच्छा रुक जा, बस 10 मिनट और, 10 मिनट में हो जाए। बहुत जल्दी यार, हम दूध का अंडा ले आके बनाएंगे। टाइम लगेगा उनका, टाइम लगेगा। आधे घंटे टाइम मांगी। हाँ आधा घंटा। ठीक। लग जाएगा। कट चाहे। दूध बताया नहीं से करें, करके फुल प्लेट ले तो ऐसे दूध बताया। हाँ तो लाल दूध। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या नगरीय सभ्यता। ठीक है, इसको या ताम्र पाषाणी के, इसको इसको नव पाषाण काल, मध्य पाषाण या ताम्र पाषाण काल भी कहा जाता है। ताम्र संस्कृति भी कहा जाता है इसको, कांस्य संस्कृति भी कहा जाता है। देखो ये जो भी है, कहेंगे पाषाण काल से शुरू, पत्थरों से शुरू हुई सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता में कैसे परिवर्तित हुआ है। क्या एक तुरंत तत्काल हुआ है, इसको समय लगा, कहेंगे इसको समय लगा, इसका क्रमिक अध्ययन करना पड़ेगा, एक क्रम से दूसरे, दूसरे में तीसरे, तीसरे में से चौथे। इन अध्ययन के आधार पर हम सिद्ध करेंगे आखिर नहीं सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता का विकास कैसे हुआ है, और इसका, इसके विकास के क्रम में सबसे पहले इसको खोजो, इसकी विकास के क्रम में सबसे पहले मध्य पाषाण का, नव पाषाण काल, और नव पाषाण काल को क्रांति की संज्ञा क्यों दी जाती है, और नव पाषाण काल को ही सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभिक चरण क्यों कहा जाता है। फिर इसका पतन होता है, कहेंगे इसका पतन होने का कारण क्या था, पतन होने का कारण क्या था, आखिर पतन क्यों हुआ, तो किसकी शुरुआत होती है, वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या, पहले जनपद बनते हैं, जनपद से महाजनपद काल आ जाता है। महाजनपद काल से आता है मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद मौर्योत्तर काल, इसके बाद गुप्त काल, इसके बाद गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल के चरम सीमा रहती है। प्रथम नगरीकरण इसे कहा जाता है, इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। कितना टाइम मांगा, आधा घंटा, आधा घंटा मांगे हैं। ठीक, फिर रुकिए बस 5 मिनट। द्वितीय नगरीकरण इसका क्या होता है, अच्छा ठीक है। द्वितीय नगरीकरण होता है यहाँ पे, इसका पतन होता है गुप्तोत्तर काल में। द्वितीय गुप्तोत्तर से गुप्त काल से गुप्तोत्तर काल तक द्वितीय नगरीकरण होता है। इसका फिर इसका पतन होना चालू होता है, और लास्ट में कहा हर्षवर्धन के काल तक। ठीक है, यहाँ पे साम्यवाद का उदय हो जाता है, साम्यवाद के कारण इसका पतन हो जाता है, हर्षवर्धन का काल तक एकदम समाप्त हो जाता है। फिर धीरे धीरे इस्लाम का उदय हो जाता है, इस्लाम का उदय होता है, दिल्ली सल्तनत बनता है, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में तृतीय नगरीकरण होता है। इसका फिर पतन होना चालू होता है अंग्रेजों के आने से। अंग्रेजों ने इसका विकास चालू किया भारत के नगरीकरण का 1856 तक, रेलवे लाइन का, इसे नगरों का विकास किया। हाँ ले लेते हैं इसे, अच्छा ठीक। नगरों का विकास किया, इसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो लोग सचेत हो जाते हैं, फूट डाल राजचौरों की नीति का पालन करते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से इसका पतन होना चालू होता है, और शोषण की राजनीति अपनाते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहीं हम लोग इतना टॉपिक देखेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे, इसके बाद ही क्या हुआ इसको कर सकते हैं। ठीक है सर।